हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम इकोलॉजी का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को उसके, क्योंकि हमने उस दिन कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था और जो बाकी रह गए हैं तो उनको आज करते हैं। दोस्तों, अगर इसकी प्रॉपर पीडीएफ चाहिए तो हम जो भी पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ बनती है। तो उस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है टेलीग्राम की। तो वहाँ टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और भी जो साइंस से रिलेटेड है तो वो भी नोट्स मिल जाएगी वहीं से, और प्रॉपर नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेगा कि कौन कौन सी क्लास हो रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चनों की ओर। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें अपराइट पिरामिड पाया जाता है? बायोमास, ऊर्जा, संख्या या उपयुक्त सभी? तो जो अपराइट पिरामिड होता है सीधा, तो वह किसमें पाया जाता है? वो बायोमास में, ऊर्जा में, संख्या में या उपयुक्त सभी में? तो देखो, अगर बात करें हम कि जो ऊर्जा का होता है तो ऊर्जा का भी कैसा होता है? एकदम सीधा होता है। ठीक। और बात करें किसका, कि जो संख्या का, तो चाहे नंबर की बात करो या बायोमास की बात करो, ठीक, तो इन सभी का जो पिरामिड होता है वह कैसा होता है? सीधा ही होता है। ठीक। अपराइट ही इनका भी पाया जाता है। तो यानी कि इस पे राइट आंसर क्या जाएगा? और ये जो अपराइट पिरामिड है ये निर्धारित किससे किया जाता है? तो जो खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर होते हैं तो पोषक स्तरों के द्वारा ही यानी कि जो अपराइट पिरामिड है जो उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक। और अगर बात करें कि जो उल्टा होता है तो उल्टा किस में होता है? तो जो जलीय माध्यम होता है, तो जलीय माध्यम में जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो पिरामिड होता है वह कैसा होता है? उल्टा होता है। लेकिन बायोमास की बात करो, ऊर्जा की बात करो, संख्या की बात करो, तो इन पे सभी कैसा पिरामिड होता है? तो सीधा होता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। और बात करें कि जो ये पिरामिड की रूपरेखा है, पिरामिड की रूपरेखा कौन प्रस्तुत किया है? तो इसकी जो रूपरेखा है वह किसने किया था? तो एल्टन ने किया था। एल्टन ने किया था। कब किया था? 1927 में किया था। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक उपभोक्ता है हरे पेड़ पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी या उपयुक्त सभी? तो इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता पूछा है, ना कि उत्पादक। ठीक। तो देखो, अगर बात करें, सबसे पहले क्या होता है? उत्पादक होता है, फिर उपभोक्ता, फिर होता है अपघटक। लेकिन जो ये उपभोक्ता है तो उपभोक्ता को भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? तो देखो, जो उत्पादक, उत्पादक मतलब कि जो यानी कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, घास, ये सभी कैसे हो गए? यानी कि उत्पादक होते हैं, मतलब कि जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक। ये उत्पादक कहलाते हैं। और उपभोक्ता जो यही पेड़ पौधे हैं, घास हैं, तो जो उत्पादक का सेवन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता के बाद जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता क्या करते हैं? कि मतलब कि जो अपने यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता का भोजन का सेवन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? यानी कि जो सभी को
यानी कि पेड़ पौधे माँ ये सभी का यानी कि वो करते हो सेवन करते हो, ये तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक। और अपघटक कौन होते हैं? तो अपघटक वे होते हैं कि जो मृत जीव होते हैं, तो मृत जीवों को जो अपना भोजन वो करते हैं वह अपघटक कहलाते हैं। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर जाएगा कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वह कौन होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं। तो जो शाकाहारी जीव होते हैं वह कैसे होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि एक एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है, उत्पादकों द्वारा, उपभोक्ताओं द्वारा, अपघटकों द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो जो खाद्य श्रृंखला है, तो खाद्य श्रृंखला किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ठीक। तो खाद्य श्रृंखला किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो अगर बात करें हम कि जो यानी इस खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का स्तर है, तो वह किसके द्वारा? सबसे पहले देखो कौन आता है? उत्पादक आता है ना? उत्पादक के बाद उपभोक्ता, उपभोक्ता के बाद अपघटक। तो यानी कि ये किस पे? भोजन, जो भोजन है, भोजन के यानी कि भोज्य निर्भरता पे हम अपन ये डिसाइड कर रहे हैं। ठीक। तो यानी कि ये उत्पादक के द्वारा भी डिसाइड हो रहा है, उपभोक्ताओं के द्वारा और अपघटक के द्वारा। मतलब कि उत्पादक जो हैं, उत्पादक क्या करते हैं, फिर उत्पादकों को कौन सेवन कर रहे हैं, यानी कि क्या भोजन है। मतलब कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक यानी किसके आधार पे हम वो कर रहे हैं? भोज्य पदार्थ। तो देखो, भोज्य पदार्थ हमने कैसे डिसाइड किया? अगर उपभोक्ता यानी कि किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं? जो मांसाहारी, तो यानी कि उनको अपन सबसे पहले उत्पादक, फिर उसके बाद उपभोक्ता को लिखते हैं। ठीक। तो ये किसके आधार पे? भोज्य पदार्थ। तो उत्पादकों का भी आएगा, उपभोक्ताओं भी और अपघटक। तो अपना राइट आंसर इसमें जाएगा डी नंबर। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, कि खाद्य जाल में लकड़बग्घा तथा गिद्ध होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, परभक्षी, अपमार्जक या अपघटक। देखो जो ये लकड़बग्घा और गिद्ध होते हैं, ये कैसे कहलाते हैं? कि ये अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक क्या होता है कि मतलब कि अभी हमने बताया था कि जो ये क्या करते हैं कि ये जो मृत मांस होता है, ठीक, जो यानी जीव मर गया तो मृत मांस को भोजन के रूप में ये ग्रहण करते हैं। ठीक। तो और ये अपमार्जक के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो जैसे लकड़बग्घा हो गया, लकड़बग्घा हो गया, गिद्ध हो गया और चील। इन सभी के उदाहरण क्या है? अपमार्जक है। तो जो लकड़बग्घा, गिद्ध है, ये इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा कैसे होती है, इसके मुख्य घटक कौन है? तो देखो, जो अम्लीय वर्षा होती है, तो यानी कि देखो, ये कैसे बनती है अम्लीय वर्षा, उसको कहते कैसे हैं? तो देखो, जब हम वाहन चलाएं या हमारे यानी वातावरण से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं ईंधन के रूप में? औद्योगिक में यानी कि ईंधन निकलता है ना, तो उद्योगों के में जो ईंधन निकला, और स्वचालित वाहन जो अपने हैं, मोटर कार, इनके माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर डाइऑक्साइड। ये सभी कहाँ से गैसें निकलती हैं? जो अपने स्वचालित वाहन हैं या जो ईंधनों के द्वारा निकलते हैं, तो ये हानिकारक गैसें निकलती हैं, ठीक। अब ये जो हानिकारक गैसें हैं, क्या करती हैं? ये जल के साथ क्रिया करती हैं और जल के साथ क्रिया करने के बाद अम्ल बनाएंगी, अम्ल और कुछ कण बनाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। और जो ये सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? नाइट्रस या नाइट्रिक अम्ल। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बनाती है? तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड हो या सल्फर ट्राइऑक्साइड हो, तो ये सभी मिलके जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरस। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये करके क्या बनाती है? सल्फ्यूरस। और जो ट्राई ऑक्साइड होती है, वो क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखो, जो अम्लीय वर्षा होते हैं, तो अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक कौन कौन से होंगे? तो जो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल दिया हो, कार्बोनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? तो ए नंबर, क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है, ठीक। फिर ये सब क्या होती हैं कि यानी कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल मिलके यानी कि जब यानी वर्षा के रूप में नीचे आती हैं, तो आई और ये हमारे जो पेड़ पौधे भवन होती हैं, इनको क्या करती हैं? नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक। आज जो ताजमहल में पीलापन हो रहा है, वह किसकी वजह से? अम्लीय वर्षा के कारण ही हो रहा है, ठीक। अगले क्वेश्चन के रूप में अब इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है लाइकेन, फन, काला फफूंद या मॉस। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक कौन है? तो वह कौन है? लाइकेन। लाइकेन ऐसा है कि अगर जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण है, ठीक, तो ये क्या होता है कि वहां पे ये लाइकेन उगता ही नहीं है, वहां से खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि यानी कि ये वहां पे इतना यानी कि ये प्रदूषण के सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के प्रति इतना सुग्राही होता है ये, कि अगर यानी कि इसीलिए जो इसको अम्ल संकेतक के रूप में यूज किया जाता है, किसको? लाइकेन को। क्यों? क्योंकि ये जहाँ पे भी होता है, तो वहाँ पे ये उगते ही नहीं है, क्योंकि इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ क्या करती हैं कि सिकुड़ जाती हैं और फिर क्या होता है कि इनका यानी कि विकास ही नहीं होता, तो वहाँ से ये गायब होने लगते हैं लाइकेन। तो इसलिए वहाँ से यानी कि एक अनुमान लगाया जाता था कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड हो रहा है, ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे बंगाल का डर कहते हैं? इकोर्निया, लैंटाना या कैलोट्रोपिस या इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल का डर किसे कहते हैं? तो इसमें से बंगाल का डर कहते हैं किसको? इकोर्निया को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इकोर्निया होती है, वह क्या करती है कि जब ये जलाशयों में यानी कि जैसे नदी हो गए, तालाब हो गए, ये वहाँ क्या करती है कि इतनी तेजी गति से वृद्धि करती है, इतनी तेजी गति से वृद्धि करती है कि पूरे तालाब में फैल जाएगी। और तालाब में फैल जाएगी तो क्या होगा कि यानी कि वहाँ पे इतना ज़्यादा फैल जाएगी, तो सूर्य का प्रकाश ही नहीं जाएगा। तो जब सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं जाता है, तो पानी भी यानी कि पानी को पूरा बर्बाद कर देगी और जहाँ यानी अंदर जो छोटे-छोटे जीव हैं, वे भी खत्म होने लगते हैं। तो इसीलिए इसको किसको बंगाल का डर कहते हैं? तो इकोर्निया को कहा जाता है। पूरे मतलब पूरे जलाशय को ही नष्ट कर देती है। कौन? इकोर्निया। तो अपने राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं? 3, 4, 2 या 5। तो पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं? तो इसके होते हैं कितने? 2। कौन कौन से? एक हो गया जैविक, जैविक घटक, और दूसरा हो गया अजैविक घटक।
तो अपना राइट आंसर इसमें से क्या जाएगा? सी नंबर 2, कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं इसमें कितने घटक होते हैं? 2। अब जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो जैविक घटक में तो आप लोग को मालूम ही है, उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये किस में आते हैं? कि जैविक यानी कि बायोटिक पे आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट पे। और एबायोटिक कंपोनेंट पे कौन आते हैं? तो जो यानी कि कार्बनिक अम्ल होते हैं, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ, और जैसे जल हो गया, वायु हो गई और कार्बनिक पदार्थ, ये सभी किस में आते हैं? अजैविक घटक पे। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? सी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है? क्षोभ मंडल में ओजोन, कार्बन, गंधक तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या समताप मंडल में ओजोन व SO3 सॉरी। तो जो प्राथमिक वायु प्रदूषक मतलब कि जो वातावरण से, जो वायुमंडल से, यानी कि डायरेक्ट वायु, जो वायुमंडल की वायु से सीधे मिलने वाले प्रदूषक होते हैं, ठीक। तो उनको क्या बोलते हैं? प्राथमिक वायु प्रदूषक बोला जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो कार्बन हो गया, गंधक हो गया, नाइट्रोजन के, ये सभी कैसे होते हैं? इन सभी के ऑक्साइड की प्राथमिक वायु प्रदूषक होते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कीटहारी पौधा है? तो कीटहारी पौधा कौन है इनमें से? कौन कहलाता है? नेपेंथिस या उडोगोनियम या पाइनस या फ्यूनेरिया। कीटहारी पौधे होते कैसे हैं, होते क्या हैं? तो देखो, जैसे यानी कीट भक्षी जंतु होते हैं, वैसे ही कीट भक्षी क्या क्या होते हैं? पादप होते हैं, मतलब प्लांट होते हैं। अब ये प्लांट होते कहाँ हैं? तो जहाँ नाइट्रोजन का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि जो कीट भक्षी पादप होते हैं वह कहाँ उगते हैं? तो जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। और ये किसको सेवन, यानी कि ये जीव जंतुओं को, यानी कि जो कीट मकोड़े हैं, इनको क्यों सेवन करते हैं? क्योंकि इनमें क्या होती है कि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो जो नाइट्रोजन की कमी हो गई, यानी कि इनको, यानी कोई भी शरीर हो, कोई भी बॉडी हो, तो उनको सभी को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन में यानी कि नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन की जब इसमें कमी हो गई, तो पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं? कीटों को पकड़ लेंगे, कीटों को, यानी कि कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक। तो ये कहाँ, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहां ऐसे पौधे उगते हैं। तो वे अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं? कीटों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक। यानी उनका भक्षण करते हैं। तो जो कीट भक्षी पौधे होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो जैसे हो गया ड्रोसेरा हो गया, ड्रोसेरा हो गया, ब्लैडरवर्ट हो गया, ब्लैडरवर्ट, निफेंथिस हो गया, नेपेंथिस, और घटपर्णी हो गया। इसी को पिक्चर प्लांट बोलते हैं। तो ड्रोसेरा, ब्लैडरवर्ट, नेपेंथिस, घटपर्णी। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। कि इस पे जो नेपेंथिस है वह कैसा होता है? कीट भक्षी पौधा होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किस अशुद्ध जल से होती है? आर्सेनिक से, नाइट्रेट से, कैडमियम से या मरकरी से। तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वह क्या होता है कि देखो, यानी कि जो बच्चे क्या करते हैं कि नाइट्रोजन युक्त, यानी कि नाइट्रोजन यानी जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है, ऐसे जल को वे लगातार उपयोग करते रहते हैं। तो उनके, यानी कि जो शरीर है, तो उनके शरीर में क्या हो जाता है कि जो नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट होता है, ये किस में बदल जाता है? नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या होता है कि जो नाइट्रेट का, यानी कि हम ऐसे जल को जो ग्रहण करें जिसमें नाइट्रेट की मात्रा हो, तो लगातार सेवन करते रहने से जो ये नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट किस में परिवर्तित हो जाता है? नाइट्राइट में परिवर्तित होता है। तो ये नाइट्राइट क्या करता है कि जो हमारा ब्लड है, तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके, नाइट्राइट किससे जुड़ करके? हीमोग्लोबिन से।
और हीमोग्लोबिन से जुड़ करके क्या बना लेता है, तो मेथमोग्लोबिन बना लेता है, मेथमोग्लोबिन। तो यह क्या करता है कि जो नाइट्राइट होता है हीमोग्लोबिन से जोड़कर मेथमोग्लोबिन बना लेता है। और ये जो मेथमोग्लोबिन बनता है ये इतना स्थायी होता है कि यानी कि हीमोग्लोबिन से को मुक्त होने ही नहीं देता। जिससे क्या होती है कि जब ये मुक्त ही नहीं होगा, ये चलेगा ही नहीं, तो क्या होगा कि हमारे शरीर में बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारी त्वचा कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देने लगती है। ठीक। तो हमारी त्वचा कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देने लगती है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोला जाता है या मैथमोग्लोबिनीमिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम या मैथमोग्लोबिनीमिया, मैथमोग्लोबिनीमिया। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर जाएगा कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वह किस अशुद्ध जल से होता है, तो नाइट्रेट से। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर अब, कि धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं समुद्रविद में, जलोद्भिद में या मरुद्भिद में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो धसे हुए रंध्र होते हैं वह किस में पाए जाते हैं, समुद्रविद मतलब मीजोफाइट्स पे, या जलोद्भिद हाइड्रोफाइट्स पे, या मरुद्भिद में जीरोफाइट्स में। यानी कि धसे हुए रंध्र वाले पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो धसे हुए रंध्र वाले पौधे होते हैं वह यहाँ कि जहाँ जल की कमी होती है। तो जहाँ जल की कमी होती है तो वहाँ वाले स्थानों में, मतलब कि जीरोफाइट्स में, मरुद्भिद में ये पौधे पाए जाते हैं। अब ये इनके जो रंध्र होते हैं वह धंस क्यों जाते हैं, तो क्या होता है कि यानी कि वहाँ पे पानी की वैसे ही कमी रहती है। तो पानी की कमी को कमी तो है ही है, तो जो जल हानि होती है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, तो उसको रोकने के लिए तो क्या करते हैं कि जो इनकी पत्तियों का छोटा हो जाना और जो इनके रंध्र होते हैं वह धसे हुए हो जाते हैं। और बाह्य त्वचा जो होती है वह कैसी होती है, ऊपर एक मोटी क्यूटिन की परत बना लेती है जिससे यानी कि जल की ज्यादा हानि ना हो। और जो तना होता है वह कैसा हो जाता है, मांसल हो जाता है। जैसे किसमें कि आप लोग इस पे देखोगे, एग्जाम्पल क्या है, मुंह पे पेट पे है, बाहर नहीं आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं। तो देखो जो धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, जीरोफाइट्स प्लांट में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बाकी मालूम है कि जीरोफाइट्स प्लांट जो होते हैं वह किस में, आप लोग कमेंट करके बताइए एक बार। जैसे ही ध्यान आता है मैं अब भी बताता हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पौधों में जड़ तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। मिट्टी में बढ़ा हुआ तापमान जड़ की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। रात्रि के समय कम तापक्रम जड़ की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। या मरुस्थलीय पौधों में अत्यधिक जड़ तंत्र विकास की प्रक्रिया अनुकूल के कारण होती है ताकि वह वहां जीवित रह सके। या जड़ों में वृद्धि जल की खोज करने के लिए होती है। हाँ, याद आ गया, नागफनी में। यही तो ध्यान नहीं आ रहा था। नागफनी में देखते होगे कि जो यानी कि इनकी पत्तियां होती हैं वह किस में रूपांतरित हो जाती हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। और जो इनका तना होता है, तना कैसा होता है, मांसल होता है। क्यों, ताकि ज्यादा यानी कि वेपराइजेशन हो, ज्यादा पानी की हानि ना हो। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि ये तो क्वेश्चन हो ही रहा था। तो मरुस्थलीय पौधे में जड़ तंत्र अधिक क्यों विकसित होते, देखो जीरोफाइट जो प्लांट होते हैं वहां पे क्या होती है, पानी की कमी होती है। तो पानी की आपूर्ति के लिए क्या करती हैं जो जड़ें होती हैं,
यानी कि जल को खोजने के लिए क्या क्या करती हैं कि वह बहुत अंदर तक जाती है, अंदर तक जाएंगी यानी कि भूमि के ज्यादा अंदर तक जाएंगी और जल की खोज करते रहते हैं, जिससे जल की पूर्ति हो जाए। ठीक। और जल की गहराई तक जाकर वो क्या करेंगे, उसकी पूर्ति करेंगे। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर की जड़ों में वृद्धि जल की खोज करने के लिए होती हैं। ठीक। तो इस पे एग्जाम्पल क्या क्या था, एक नागफनी हो गया, अब सब याद आ रहा है मेरे को। एक हो गया घी कुआर हो गया, जिसको एलोवेरा बोलते हैं आप। ठीक। और दूसरा मदार। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, तो जीरोफाइट्स प्लांट के एग्जाम्पल हैं। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर अब, निम्न में से कौन मरुद्भिद है, जीरोफाइट्स है, मार्सिलिया, एजोला, सेल्विनिया या इक्विसिटम। मरुद्भिद, मरुद्भिद मतलब कि जो जीरोफाइट्स प्लांट। लेकिन जो मार्सिलिया हो गया, एजोला हो गया, सेल्विनिया हो गया, इक्विसिटम हो गया, ये सभी किस उसके संग किस ग्रुप के पौधे हैं, तो ये तो टेरिडोफाइट्स के हैं, टेरिडोफाइटा समूह के हैं। और टेरिडोफाइटा समूह की विशेषता क्या होती है कि जो यहाँ के पौधे होते हैं वह कहाँ उगते हैं, जहाँ नम नम या छायादार स्थानों पे। ठीक। लेकिन जो इक्विसिटम होता है, तो जो इक्विसिटम के कुछ प्लांट होते हैं वह कहाँ उगते हैं, जहाँ पे जल की कमी होती है। क्योंकि जो इक्विसिटम होता है वह कैसा होता है, यह एक जलीय फर्न होता है। लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां होती हैं, कहाँ उगती हैं, कि जहाँ पे जल की कमी होती है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, डी नंबर। ये काफी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन दिया था, क्योंकि कि ये तो सभी टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा की ही खासियत है कि ऐसे यानी कि ये छायादार वाले और नमी जगह में उगने वाले पौधे होते हैं। ठीक। लेकिन जो इक्विसिटम होता है, तो इक्विसिटम के कुछ जो प्रजातियां होती हैं वह क्या होती हैं, कि जहाँ पे जल की कमी होती है वहां उगती हैं। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था, 1984, 2010 या 1972 या 1998 में, तो कब पारित किया गया था। और तो देखो, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करें तो ये कब पारित किया गया था, 1972 में। और ये जो एक्ट है, इसको एक्ट लाने का मतलब क्या था, तो यानी कि क्या हो रहा था कि वहां पे जो जीव जंतु थे उन पे अवैध शिकार किया जा रहा था। और जो वन्य जीव वन उत्पादक थे, यानी उत्पादन जैसे जो पेड़ पौधे हैं उनको भी काफी तरह से यानी कि कटाई हो रही थी, जिससे क्या हो रही थी कि जो यानी कि जीव हैं, तो उनको रहने की आवास की कमी हो रही थी। तो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इसलिए लाया गया कि अवैध शिकार पे रोक लगाया जाए। ठीक। जो पक्षियां हो गई, पादप हो गए, इनको सभी को संरक्षण दिया जाए। ठीक। तो इसके लिए 1972 में एक एक्ट लाया गया। तो इस एक्ट के तहत क्या हो किया कि जो फर्स्ट, सेकंड, यानी कि कितनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, क्या हुआ कि इतनी अनुसूचियां रखी गई। तो 5 अनुसूचियां में जीवों को रखा गया, वन्य जीव को रखा गया। और जो छठवीं अनुसूची है, तो छठवीं अनुसूची में इसमें पादपों को रखा, पेड़ पौधों को रखा गया। ठीक। जो एक्ट लाया गया था, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये कब आया था, तो 1972 में आया था। अगला क्वेश्चन, कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में महत्वपूर्ण वन्य जीव रखे गए हैं, 2 अनुसूचियों में, 3 अनुसूचियों में, 5 अनुसूचियों में और 6 अनुसूचियों में। तो अगर बात करें यहाँ पे क्या पूछा है, वन्य जीव की, तो वन्य जीवों को कितने अनुसूचियों में रखा गया है, तो जीवों को रखा गया है 5वीं अनुसूची, 5 अनुसूचियों में। ठीक। 1 2 3 4 5 अनुसूचियों में रखा गया है ना, तो अपना राइट आंसर सी जाएगा। अगर पूछ लेता है कि वन्य पादप, तो पादप को एक ही यानी कि छठवीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, सी नंबर। अगला क्वेश्चन,
कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में, 1975 में, 1978 में या 1990 में? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है वह कब की गई? तो 1973 में की गई। और लागू करने वाले किसके शासनकाल में? जिस समय क्या थी, प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी। तो जब प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। तो उस समय यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत की गई। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि यानी कि जो हमारे टाइगर हैं, ठीक, तो उनको यानी कि एक प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराना और उन्हें लुप्त होने से बचाना। तो कब किया गया था? 1973 में। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हाथी, कस्तूरी मृग, गैंडा। तो जो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर बात करें जो बाघ, तो बाघ के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? नैनीताल में। नैनीताल उत्तराखंड में। और जो हाथी है, तो हाथी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो और बात करें जो कस्तूरी मृग है, तो कस्तूरी मृग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान। केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। और जो गैंडा है, तो गैंडा के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। ठीक। तो जो वाइल्ड काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडा के लिए। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। कि कस्तूरी हिरण परियोजना 1974 में यहाँ प्रारंभ की गई थी। डचीग्रम राष्ट्रीय पार्क, केदारनाथ राष्ट्रीय पार्क, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क या पाइन वैली राष्ट्रीय पार्क? तो कस्तूरी हिरण परियोजना 1974 में प्रारंभ की गई। और ये कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो ये कहाँ, अभी हमने बताया था कि जो कौन सी, तो केदारनाथ पे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। क्या हुआ कि जो कस्तूरी हिरण होती है, तो कस्तूरी हिरण में एक कस्तूरी ग्लैंड पाई जाती, कस्तूरी ग्रंथिया। तो उसके लिए लोग बाग उसका बहुत ज्यादा शिकार करने लगे थे। तो उस शिकार को रोकने के लिए, उस अवैध शिकार को रोकने के लिए यानी कि एक परियोजना चलाई गई, यानी कि केदारनाथ सेंचुरी में, जिसे अब राष्ट्रीय उद्यान का यानी कि दर्जा मिल गया है। पहले वो केदारनाथ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन। भारत में रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान डिजर्ट नेशनल पार्क निम्न में से किस स्थान पर है? तो अगर बात करें डिजर्ट नेशनल पार्क, तो भारत में है वह कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान के अब कहाँ है? जैसलमेर एवं बाड़मेर में, या चूरू में, या कच्छकरण या भरतपुर में? तो राजस्थान में कहाँ है? तो जैसलमेर एवं बाड़मेर में है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। और अगर बात करें कि ये कितने किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है, तो यह है 3162 वर्ग किलोमीटर के एरिया में, ठीक। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक सहजीविता का उदाहरण है? यूट्रिकुलेरिया, एग्रेकिस, एगैरिकस या लाइकेन या आम? तो सहजीविता का उदाहरण कौन है? तो सहजीविता होती क्या है? मतलब सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस मतलब कि इसमें दो जीव रहते हैं और एक दूसरे को यानी कि
लाभ पहुंचाते रहते हैं। ठीक, तो इसमें जो सहजीवता है, सिम्बायोसिस का उदाहरण है, वह कौन है? लाइकेन। तो लाइकेन में दो जीव कौन कौन से रहते हैं? एक हो गया शैवाल और दूसरा कवक। ठीक, तो यानी कि शैवाल और कवक के बीच ये जो सहजीवन है उसको प्रदर्शित करता है कौन? लाइकेन, सिम्बायोसिस। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं कि इससे दोनों लाभान्वित होते हैं। तो जो शैवाल होता है, तो शैवाल क्या करता है, यानी कि जो कवक होता है, कवक को भोजन देता है, यानी कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करके उसको भोजन प्रोवाइड कराता है। और जो कवक होता है, तो कवक क्या करता है, उसको रहने के लिए आवास और यानी कि जल की पूर्ति करता है। तो यानी कि इससे दोनों को लाभ हो जाता है, एक को रहने के लिए आवास मिल जाता है और एक को भोजन मिल जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। साथ साथ जिएंगे साथ साथ रहेंगे वाली कहानी रहती है दोनों में। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध के अध्ययन को कहते हैं स्वपारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी, या जनसंख्या पारिस्थितिकी, या स्रोत पारिस्थितिकी। तो क्या कहते हैं? तो देखो, यानी कि जब हम यानी कि वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध को क्या कहेंगे? यानी कि एक विशेष जाति के बारे में अध्ययन करना, एक विशेष जाति के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक, यानी कि एक जाति के उसके प्राणी के विकास क्रम, जनन दर या प्रजनन, जीवन क्रिया, इन सभी का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है? स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत। और समुदाय परिस्थितिकी हमने उस दिन बताया था कि समुदाय परिस्थितिकी क्या होता है? वातावरण के यानी कि जंतु यानी कि एक वातावरण के साथ किसी दूसरे वातावरण यानी आसपास के वातावरण के साथ समायोजन करना, उसका वो करना समुदाय परिस्थितिकी कहलाता है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर, स्वपरिस्थितिकी। नहीं, किसी विशेष एक जाति एक वातावरण के साथ। तो इस पे अपना राइट आंसर एक नंबर, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वनस्पति सबसे अधिक संकटापन्न में है? अधिपादप, समोद्भिद, मैंग्रोव, या ये सभी? तो सबसे ज्यादा जो वनस्पति है जो संकट में है वह कौन सी है? तो वह है मैंग्रोव। तो जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं वह उगते कहाँ हैं? तो जो ये दलदली स्थानों पे। लेकिन इनका उपयोग क्या होता है कि इनके जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं तो इनकी छाल के द्वारा, यानी कि छाल का उपयोग चमड़े तथा लकड़ी के उद्योग में किया जा रहा है। तो जिससे इनकी अधिक ज़्यादा उपयोगिता के कारण ये अब लुप्त होने की कगार में, बहुत ज़्यादा संकट में है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर, जहाँ हेलोफाइट्स लवड़ी यानी लवड़ी भाग में ये ज़्यादा उगते हैं। ठीक, अगला है कि एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न हानि और न लाभ। तो कौन है? सहभोजिता, सहोपकारिता, या परिजीविता, या परभक्षण। तो कौन है? तो देखो, यानी कि दो प्रजातियां रहती हैं इसमें, यानी कि एक जाति को न तो एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न न तो लाभ ही होता है और न हानि होती है। तो यह किसका उदाहरण होता है? तो यह सहभोजिता का। ठीक, कॉमनेलिज्म। तो इसमें देखो इसका उदाहरण क्या है कि इसमें एक अधिपादप होता है। ठीक, तो अधिपादप में आम हो गया, आर्किड और आम का। तो जो ये आर्किड होता है ये आम के पौधे को उगता है और आम के पौधे के द्वारा ही वह क्या कर देता है, करता है कि लाइट लेता है और लाइट से फिर क्या करता है, अपने भोजन को निर्माण करता है। और उसी की शाखाओं में क्या रहती है, उसकी नमी से और उसी से लगा हुआ रहता है, जिससे उसको क्या करता है, उससे अपना भोजन और सब कुछ प्राप्त करते रहता है। ठीक, तो इसमें से क्या है कि आम को कोई असर नहीं हो रहा है, ना ही नुकसान हो रहा है, ना लाभ। लेकिन किसको लाभ हो रहा है? आर्किड को हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है? सहभोजिता। अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन कि बीओडी का अर्थ है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
तो मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है कि यानी कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो किसी जलाशय में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा बायोडिग्रेडेबल या प्रदूषकों का ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक है। यानी कि जहाँ पे ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रदूषक हो जाएगा, तो यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कमी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड होगी। तो उसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यानी कि बीओडी अधिक होने का अर्थ है कि जल में यहाँ पे प्रदूषण अधिक है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर। और बीओडी मतलब समझ गए कि मतलब कि जहाँ पे प्रदूषण अधिक है, तो वहाँ पे क्या है कि जहाँ जल पे प्रदूषण अधिक है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, उसके द्वारा यानी कि ऑक्सीजन का इस पे टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी वर्ष घोषित किया गया, 2008, 2009 या 2010 को। तो बायोडायवर्सिटी किस वर्ष घोषित किया गया था, तो जो बायोडायवर्सिटी है यह 2010 में घोषित किया गया था। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि अनुसंधान संस्थान स्थित है गोवा, देहरादून, पतंगनगर या शिमला। तो जो वन अनुसंधान है वह कहाँ स्थित है, तो यह है कहाँ, कि जो वन अनुसंधान है यह कहाँ है, तो देहरादून में है। ठीक, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर। और इसकी स्थापना हुई कब थी, तो 1906 में हुई थी। ठीक, अगला है और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी निम्न के कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल ब्रोमाइड, डाइमिथाइल सल्फाइड और मिथाइल क्लोराइड। तो जो भोपाल गैस है यह हुआ कब था, 3 दिसंबर 1984 को। जो यूनाइट कार्बाइड कंपनी थी, तो वहां से क्या, कौन सी गैस का रिसाव हो गया था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। तो इस गैस का स्राव हो गया था, तो जिससे काफ़ी लोग की मृत्यु हो गई थी, और काफ़ी लोग अभी भी उससे यानी कि पीड़ित हैं। तो जो ये त्रासदी हुई थी, बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, 3 दिसंबर की रात में हुई थी। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चनों की समाप्ति ही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।